स्टार्ट। नमस्कार। दिल्ली हाई दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस श्री यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों के मामले में एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुआ है। अहम डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पता नहीं वो जो अग्निकांड उनके घर पे हुआ है और उसमें जो चीजें मिलने की बात कही गई थी उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, और जो बाहर तमाम तरह का जो कुहासा लगा हुआ था कि वहां नोटों के बंडल मिले हैं, नोटों के बोरे मिले हैं, कुछ जले नोट मिले हैं। तो ये इन तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो उपाध्याय हैं चीफ जस्टिस, उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया और ये भी सार्वजनिक कर दिया कि जिन जस्टिस वर्मा पर आरोप लग रहे थे उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा है। तो ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में अब आ चुकी हैं, अब किसी तरह का कोहासा नहीं है। तो इसके क्या मायने हैं और अब इस मामले में आगे क्या होने के चांसेस हैं, इस पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए इस समय मौजूद हैं द फेडरल देश के वरिष्ठ सहयोगी हमारे ललित राय और अभिषेक रावत। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं वो तस्वीर आपको दिखाता हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक की हैं। वो अग्निकांड में जो नोटों के बोरे मिले हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनके स्टोर में मिले हैं जस्टिस वर्मा के। तो वो हम जो है वो ये वो वीडियो है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये उस स्टोर का वीडियो है जहां 14 तारीख की रात को अग्निकांड हुआ था, आग लगी थी और वहां नोट मिले हैं, ऐसी बात कही जा रही है। अर्धजले नोट मिले हैं, कुछ नोटों के बोरे मिले हैं। ये उसी समय का वीडियो है, होली के दिन की बात है। और जी अगले दिन जब महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। सुबह जो है वाली वहां पे ये इसको साफ किया गया और ये इस पे भी सवाल उठे हैं कि क्या प्रक्रिया अपनाई गई है उसको साफ करने में। तो ये वो वीडियो है जो 14 तारीख को होली के दिन का, जो कि जस्टिस वर्मा का जो सरकारी आवास है दिल्ली में, वहां अग्निकांड हुआ और वहां कहा जा रहा है कि नोट भरे मिले बोरे में। तो इनके इसके अब क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के क्या मायने हैं, इस पे बात करते हैं। अभिषेक, आपसे मेरा सवाल है। अब तक तो तमाम तरह की धुन थी इस मामले में, लेकिन अब बहुत चीजें क्लियर हो गई हैं। क्या क्या उस रिपोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक की है, क्या क्या फाइंडिंग्स है, क्या क्या उसमें बताया गया है, क्या मालूम हुआ है अभिषेक? जी मनु, इस अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा अपने पोर्टल पर ही शनिवार देर रात को ये जो रिपोर्ट है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट को सबमिट की तो वो सब फिर सार्वजनिक कर दी गई। उसमें रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया है कि ये घटना जो है 14 तारीख की रात को हुई थी। और इसके बाद जो जस्टिस चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कहा कि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने ये बोला है कि वहां पर ऐसी ऐसी घटना हुई थी, फायर को कॉल हुई और उसके बाद जब आग बुझाई गई और उस रूम में जब एंटर किया गया तो वहां पर कुछ बोरों के अंदर नोट अधजली हालत में मिले, जिसके बाद उसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। और चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के जो है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये चीज भी मेंशन करी है कि बकायदा जो वीडियो है जिसको हमने अभी देखा भी है, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने ही व्हाट्सएप के माध्यम से दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस इंक्वायरी के दौरान सौंपा है। और इसके बाद उस रिपोर्ट में फिर जो पक्ष आता है वो पक्ष आता है डॉक्टर जस्टिस ये बताया वो उस घटना वाले दिन घर पर नहीं थे और 15 तारीख की शाम को वो इंडिगो की फ्लाइट से भोपाल से वापस दिल्ली लौटे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जिस स्टोर रूम में आग लगी है वो उनके रिहाइश वाले क्षेत्र से एक अलग हटकर है, चार दीवारी उसकी अलग है। और उनका ये कहना है कि उस स्टोर रूम में वो या उनका परिवार वहां पे एक्सेस नहीं करता था। और जो उस उनके घर में आवास पर जो लोग काम करते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, केयर टेकर हो, गार्डनर हो या गार्ड हो, वो उस रूम में एक्सेस मतलब इन्हीं कुछ लोगों का एक्सेस था उस रूम में। तो अब
जस्टिस वर्मा ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एक साजिश की जो है तरफ इशारा करा है। उन्होंने अपना बचाव पक्ष रखते हुए कहा कि उनका और उनके परिवार का उन नोटों से कोई संबंध नहीं है और ना ही उनकी ये जानकारी में है कि वो नोट यहाँ पहुंचे कैसे हैं, और ये जो घटना हुई है वो उस समय हुई है जब वो अपने पत्नी के साथ दिल्ली से बाहर थे। तो इस तरीके की उन्होंने अपने जो इंक्वायरी रिपोर्ट में अपना जो पक्ष है वो रखा है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने। और अब इसमें अगर हम बात करेंगे, जो अब जैसे हमने वीडियो भी देखा है, आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि नोट भी इसमें 500-500 रुपए के जले हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर वो नोट पहुंचे कैसे हैं? ये सबसे बड़ा जो है एक सवाल बन गया है, खास तौर पे जस्टिस वर्मा के कहने के बाद। और उन्होंने जो बोला है कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है, ये चीज एक बड़ी साफ तौर पर स्पष्ट कर दी है कि उस स्टोर रूम में जो एक्सेस है वो उन्हीं लोगों का है जो इस आवास में लोग रह रहे हैं, यानी कि जस्टिस वर्मा का परिवार हो गया और जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं वो लोग हैं। तो यानी कि जो जांच का दायरा है, आप समझ लीजिए कि इन्हीं सब लोगों के इर्द गिर्द वो घूमेगा। साथ ही साथ हम्म, जस्टिस वर्मा को ये भी हिदायत दी गई है कि वो अपने मोबाइल फोन की जो बातचीत है पिछले 6 महीने की, उसके डाटा से किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना करें। कोई भी मैसेज हो, चाहे वो एसएमएस हों या फिर वो व्हाट्सएप मैसेजेस हों या फिर किसी और भी सोशल मीडिया के जो मैसेजेस हैं, उनको भी डाटा डिलीट ना करें, ना ही कॉल रिकॉर्ड का जो है डाटा डिलीट किया जाए। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस से भी उनके मोबाइल की जो मोबाइल नंबर है, उसके पीछे 6 महीने का सीडीआर रिकॉर्ड खंगालने के लिए कहा गया है। तो जाँच का आप इस तरह से समझ ही सकते हैं कि एक जस्टिस, हाई कोर्ट के जस्टिस के जब सीडीआर खंगाली जा रही है, तो अ, मतलब रियायत तो मुझे लगता नहीं है कि उनको किसी प्रकार की कोई दी जा रही है। इसके अलावा जो प्रक्रिया है उसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी अब इसमें 3 सदस्यीय जाँच कमेटी बनाई है, जिसमें हाँ अभिषेक इस पे, हाँ अभिषेक इस पे मैं आगे आऊंगा। मैं ललित जी के पास होता हूँ। ललित राय जी, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही पब्लिक कर दिया वीडियो और रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है, तो अब इस चीज में तो कम से कम कोई डाउट नहीं है कि वहां पे आग लगी और वो आग में नोट, उस आग में नोट मिले हैं, नोटों के बंडल मिले हैं, बोरे में नोट मिले हैं। तो ये अपनी तरह का एक अप्रत्याशित मामला है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये पब्लिक करनी पड़ी है अपनी रिपोर्ट। तो इसके आप क्या क्या मायने समझते हैं? ये क्या कोई प्रेशर था या किस तरह की चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट को ये कुछ करना पड़ा? ये अपनी तरह का अलग मामला है कि सुप्रीम कोर्ट को वीडियो जारी करना पड़ा है, रिपोर्ट बतानी पड़ी है। तो ये इस मामले के क्या मायने निकाले जाएं? मनु, सबसे बड़ी चीज है कि आप इस पूरे दृश्य को देखिए तो आपके जेहन में एक बात आएगी कि देश की मतलब एक बड़ी आबादी है जो शायद 100 रुपए कमाने के लिए उसको मतलब पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। मतलब सुबह से लेकर के शाम तक बड़ी आबादी 100 रुपए कमाने तक के लिए वो कितनी मेहनत करती है, बावजूद वो 100 रुपए कमा पाती है नहीं कमा पाती है वो अलग इशू है। और यहाँ पे नोट जले हुए आपको मिल रहे हैं। नोट का जलना इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो जगह है वो दिल्ली हाई कोर्ट के में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के हिस्से का घर का एक हिस्सा है जो स्टोर रूम कहा जा रहा है, और वहां ये नोट जले हुए हैं। तो निश्चित तौर पे क्या है कि होता है ना कि आप न्याय, मतलब जस्टिस है, जज है, न्याय है, तो न्याय शब्द अपने आप में इतना व्यापक है, इतना विस्तृत है कि आप हमेशा एक उम्मीद के साथ जाते हैं कि कल को आपके साथ या हमारे साथ या लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम समस्या आई तो वो न्याय की चौखट पर जाकर के न्याय के जो देवता हैं उनके सामने जाकर के गुहार लगाता है और वो कहता है कि मिलॉर्ड, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और उस पूरे मैटर को आप देखिए। लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद आप खुद ही ये सोच सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जाकर के जो न्याय के मंदिर में जाकर के जब जज के सामने खड़ा होगा तो शायद उसके मन में तमाम तरह के सवाल उठेंगे कि क्या मैं सही जगह पर सही तरीके से अपनी बात को रख पा रहा हूं और उसका कुछ निदान भी मिलेगा। अब चूंकि ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस से जुड़ा हुआ है, मतलब उच्च अदालत से जुड़ा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक नैतिक तौर पे एक जिम्मेदारी उसके सामने भी बन जाती है
कि वो इस तरीके से आए और पेश करे कि भाई देखिए कि न्यायपालिका के ऊपर अगर किसी शख्स के ऊपर कोई आरोप लगा या इस तरह के मामले सामने आए हैं, तो हम पूरे देश को आश्वस्त ये करना चाहते हैं कि इसकी पूरी गहराई से जांच भी होगी और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो जस्टिस ही क्यों ना हो या कोई और क्यों ना हो, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि न्याय की जो शुचिता है उसको बनाए रखने के लिए, कि लोगों में न्याय के प्रति भरोसा और खास तौर से उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। आपको एक छोटी सी बात बताएं जो है कि जिला अदालतों के जरिए जब कन्विक्शन होता है या एक्विटल होता है, तो जिसका कन्विक्शन होता है वो हायर कोर्ट में अपनी पैरवी करता है और वो संख्या बहुत ही कम होती है, क्योंकि बहुत लोगों के पास रिसोर्स नहीं होता है कि वो अपनी अपील जो है हायर कोर्ट में जाके कर सके। तो स्वाभाविक तौर पे कि हायर कोर्ट में जितने भी मामले जाते हैं वो बड़े मामले जाते हैं, वो छोटे मामले नहीं होते। और जब बड़े मामले होते हैं तो निश्चित तौर पे क्या है कि उसमें मनी भी इन्वॉल्व है, उसमें मसल पावर भी इन्वॉल्व है, उसमें तमाम सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो कहने का अर्थ है कि अगर इस तरह की घटना हुई है और इस तरह के मामले सामने आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसको पब्लिक में ला दिया, पब्लिक डोमेन में ला दिया। अभी तक तो ये था कि तमाम तरह के शक शुबा भी थे कि वो कैश था या नहीं था, क्योंकि अलग अलग वर्जन आ रहे थे। लेकिन अब तो कम से कम एक बात साफ हो गई है कि वो स्टोर रूम में जो दृश्य है वो नोटों के जलने का ही है। तो स्वाभाविक तौर पे आज की डेट में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि देखिए, एक मामला आया, हमारे संज्ञान में जैसे ही आया, उस पर कोर्ट ने उस पर तुरंत ही त्वरित एक्शन लिया और उसके बाद कानून की हद में जो चीजें अवेलेबल हैं उसके जरिए हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए जैसा कि अभिषेक ने बताया कि वो 6 महीने का जो रिकॉर्ड कि भाई आप उसको टेम्पर नहीं करोगे और किसी भी तरीके से वो सारी चीजें जो यथास्थिति जो बनी हुई है उसको आप मेंटेन करके चलोगे, तो निश्चित तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि चाहे कोई भी हो, न्याय के मंदिर में न्याय की जो गद्दी है उस पर बैठा हुआ शख्स हो, अगर उसके खिलाफ कोई मामला आता है तो हम उसमें कोई भी लेनियंसी बरतने नहीं जा रहे हैं। तो कुल मिला करके ये है कि एक स्पष्ट संदेश है कि न्यायपालिका से जुड़े हुए छोटे चाहे बड़े सबको साफ मैसेज है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मुद्दों पर पीछे नहीं हटने वाला है और वो आक्रामक तरीके से कार्रवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ मैसेज दिया है कि वो इस मामले में पीछे नहीं हटने वाला है और इस एक्शन से कई तरह के संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई है। अभिषेक, फायर सर्विस के जो प्रमुख हैं दिल्ली के, एक दिन पहले तक वो डिनाइल मोड पे थे, तो उनको आखिर झूठ बोलने की जरूरत क्यों क्यों पड़ गई होगी? मतलब ऐसा ऐसा क्या क्या कोई प्रेशर रहा होगा? जब वीडियो तो उन्होंने बनाई है, दिख ही रहा है सब कुछ, अब तो दिख ही गया है, तो उनको डिनाइल मोड पे क्यों रहे होंगे? क्या लगता है? देखिए मनु, इसमें बात यही है कि कहीं न कहीं जो अतुल गर्ग हैं, दिल्ली फायर सर्विस के जो चीफ हैं, आप ये देखेंगे कि पहले उन्हीं का वर्ज़न वो एक छपा अखबारों में और उन्हीं के कोट पर ये बात भी वेरीफ़ाई की गई कि हाँ, वहाँ पर नोट थे। लेकिन जब उन्होंने उसकी, मुझे लगता है, जब वो मीडिया में खबर आई और जब उसकी ग्रेविटी और प्रेशर शायद जो बढ़ा होगा, तो उन्होंने खुद को किनारा करने के लिए ये रास्ता अपनाया। ऐसा मेरे को लगता है कि उन्होंने ये बोला कि नहीं, उनकी तरफ से कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया गया है जो भी है, लेकिन आप ये देखेंगे कि शाम को फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उलझ गए, एक बार बयान देकर और फिर वापस उसको लेकर, और उनको भी ये अंदाज़ा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले की जाँच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देगा और अपनी वेबसाइट पर डाल देगा। क्योंकि आज जो है आप देखेंगे अतुल गर्ग के लिए शायद अपना मुँह छिपाना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि वो पहले एक बार एक चीज़ बोलते हैं, फिर उससे जो है पलटते हैं और फिर उसके बाद वो ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि अब वो आगे क्या बोलें। खैर ये अभिषेक कुछ अभिषेक है। यहाँ पे एक मतलब बात और रखनी बहुत जरूरी है, जो दर्शकों को बतानी, कि जैसे किसी के ऊपर जब कोई आरोप लगता है तो वो क्या कहता है। सामान्य तौर पे आपने देखा होगा, जो है सुना भी होगा कि जी ये सारे आरोप हमारे ऊपर वो मिथ्या हैं, सत्य से परे है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस वर्मा ने भी जब इस तरह के सारे मामले आ गए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो को भी शेयर कर दिया, तो उनकी तरफ से सफाई भी आई, उनकी तरफ से यह सफाई आई कि भाई ये पूरा पूरा
मतलब एक पूरे जज की जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो उसका कैरेक्टर है, और उस पर कोई दाग लगता है तो निश्चित तौर पे वो बहुत दुखदाई होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की सफाई अपने आप में ये मजाक वाली सफाई नहीं लगती है? मतलब ये सोचने वाली चीज है कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जो जस्टिस हैं यशवंत वर्मा, उनके आवास के प्रिमाइस में वो स्टोर रूम है। ऐसा नहीं है कि वो स्टोर रूम उसके बाहर है कहीं। उस वो स्टोर रूम जो उनके प्रिमाइस के अंदर है, और उसमें आग लगी, उसमें नोट जले, और उसके बाद ये कह देना जो है कि उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी। और तो ये अपने आप में सामान्य तौर पे किसी को भी लग सकता है कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि आप सोचिए जो है कि जब सामान्य लोग भी अपने घर में रहते हैं या किसी भी डोमेस्टिक हेल्प को रखते हैं, तो उस पर वो नजर रखते हैं कि कहीं वो ऐसा कोई काम न करे जिसकी वजह से उसकी इज्जत पर, उसकी प्रतिष्ठा पर जो सवाल उड़े। लेकिन यहाँ पे जस्टिस साहब ये बोल रहे हैं कि स्टोर रूम में जो सारी चीजें थी उससे उनका कोई वास्ता ही नहीं है। यानी कि फिजिकली स्टोर रूम जो है वो उनके आवास के अंदर है ही नहीं, जो वे बता रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर है, जो साक्ष्य है, वो तो ये है कि स्टोर रूम जो है क्रिसेंट रोड का जो बंगला है उनका, उस बंगले के अंदर है। तो कहने का अर्थ है कि ये सारी चीजें एकदम एक लेम एक्सक्यूज हो गया, जो सामान्य तौर पर एक सफाई दी जाती है। और जस्टिस साहब भाई आखिर करते तो क्या करते, एक सामान्य सा ये एक हिसाब किताब है कि उनको ये कहना ही था जो है कि भाई अभी आरोपी लगे हैं, आरोपी इस तरह की सारी चीजें हैं, कोई प्रूफ नहीं है, तो इसलिए मेरे ऊपर कोई जो लांछन न लगाया जाए। लेकिन ये बात है कि जब न्याय के मंदिर में या न्याय से जुड़े हुए लोगों के घर पे या उनसे जुड़ी कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे सवालिया निशान, सवालिया मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। बिल्कुल ललित, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस समय जो है जस्टिस साहब शक के दायरे में भी हैं, आरोपों से घिरे हुए हैं। और लेकिन अब देखिए, कोई भी जांच होता है, ये हमारी कानून की प्रक्रिया है कि अगर कोई आरोपी भी है तो उसको भी अपना पक्ष रखने की एक जो है प्रोविजन प्रक्रिया हमारे न्याय जो प्रक्रिया है उसके अंदर दे रखी है। और उसी प्रक्रिया के तहत जो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जब इंक्वायरी अपनी शुरू करी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, और जब जस्टिस वर्मा से जब उनका पक्ष जाना है, तो जो भी जस्टिस वर्मा ने अपनी बात रखी है, अपना पक्ष रखा है, तो सारी बातें अभी आई हैं। और अब देखिए, इसमें आगे की इंक्वायरी भी सेटअप कर दी गई है। और साथ ही साथ पुलिस को भी उसका रोल सौंप दिया गया है कि वो सीडीआर निकालेंगे। उसमें ज़ाहिर तौर पर 6 महीने का पीरियड एक अच्छा खासा पीरियड होता है। जस्टिस अच्छा वर्मा अभिषेक यहाँ पे एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये तो जस्टिस साहब ठहरे, मतलब नाम है, रसूख है, रुतबा है, पावर है, सब कुछ है। सामान्य आदमी तो उनसे सवाल करने की जरूरत भी नहीं कर सकता। होता है ना कि न्यायाधीश साहब कुछ भी कहते रहे, एक सामान्य आदमी सवाल ही नहीं कर सकता। लेकिन यहीं पे एक सवाल है कि अगर यही चीज अगर आम आदमी के साथ हो, ठीक है, तो क्या स्थिति क्या बनती है? क्या अब तक अगर कोई एक आम इंसान होता जो आम नौकरी कर रहा होता और उसके मामले में इस तरह की बातें आती, तो क्या इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती? शायद नहीं, उसके खिलाफ आप यहाँ पे एफआईआर। आम आदमी भूल जाइए, अगर यही कोई नेता भी होता तो आप सोच लीजिए क्या होता। नेता नहीं, भी नेता तो अपने फिर जो भी है, बड़ी चीज है, नेता तो फिर भी बड़ी चीज है, मतलब नहीं, नहीं, आम मैं तो आपको नौकरी ये बता करने रहा हूँ, वाला। अगर ये यही सीन आप समझ लीजिए किसी भी सांसद के घर से अगर ऐसा होता, तो वो जो सांसद महोदय हैं, वो तो अभी बहुत बुरी तरह घेरे में आ चुके होते, पक्ष और विपक्ष का जहाँ से भी ताल्लुक होता उनका। लेकिन वो शायद उनके पास तो जवाब जो है बचता नहीं देने को अपने बचाव के लिए भी। खैर अभी क्योंकि अब हमारे देश की जो न्याय प्रक्रिया है, उसके तहत ये इंक्वायरी चल रही है, और जो प्रोविज़न्स हैं, वो उसमें जाँच अब शुरू कर दी गई है। और आप ये नहीं तो सोचिए अभिषेक कि अभिषेक एक चीज और है कि जैसे प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, वो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, एक बड़े ओहदे को वो सुशोभित भी करते हैं, डेकोरेट भी कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रक्रिया, इस प्रक्रिया की आड़ में और इस तरह की बातों को कह करके वो अपने आप को बचा लेंगे या बच जाएंगे? मतलब इस तरह की आपको संभावना नजर आती है क्या कि नहीं, इस देखिए मामले को अभी इतना तो उलझा दो टेक्निकली कि उसके बाद जो है उनको बचने का एक रास्ता मिल जाए, एक एस्केप रूट भी मिल जाए? देखिए, अभी तो जैसा उन्होंने, अब क्योंकि उस घर का निरीक्षण तो हम लोगों ने किया नहीं है, तो इसलिए
जो भी जज नहीं, साहब ने बात बोली है, तस्वीरें तो उदाहरण है, साक्ष्य है। नहीं तस्वीरें और हैं, इसलिए तस्वीरों में तो नहीं है, तभी हम लोग भी आज इस चीज को खुलकर और बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ पे नोट मिले हैं, क्योंकि हमें वो दिख रहे हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट में वो चीज हाँ, डाली है, तो उसके ऑथेंटिक जाली भी है। है वो चीजें, तो इसलिए हम उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है कि जो उनका रहने वाला घर का हिस्सा है और जो स्टोर रूम है उसमें यानी कि एक अंतर है, जो उन्होंने अपने बचाव पक्ष में रखा है। खैर अभी इंक्वायरी चल रही है और जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना पारदर्शी तरीके से इस इंक्वायरी को सार्वजनिक करा है, तो हमें अभी कुछ दिन और वेट करना चाहिए और साथ में पुलिस भी अपनी जांच कर रही है। पुलिस की क्या जांच में निकल कर हाँ आता है, हाँ, जो भी लेकिन चीजें अभिषेक आता इसमें, हाँ जी, अभिषेक इसमें जो जो साजिश वाला एंगल जो जस्टिस वर्मा लाए हैं कि भाई वो जो जो स्टोर रूम है वहां भला नोट क्यों रखेगा कोई आदमी, इतने ज्यादा नोट रखेगा क्यों, बाहर है उसमें एक्सेस, उनका कहना है कि माली का भी एक्सेस है और दूसरे लोगों का भी एक्सेस है। तो ये जो अपने बचाव में उन्होंने ये जो साजिश वाला एक एंगल उछाला है, क्या इसमें कहीं चांस है कि उनको जो है कोई बचने के कोई चांस मिले, कोई उनको कोई राहत मिले इससे कि हाँ यार ये क्योंकि जो रिकमेंडेशन की गई है, जो मैं पढ़ रहा था जस्टिस उपाध्याय ने जो रिकमेंडेशन दी है उसमें ये भी है कि गहरी जांच की जरूरत है, क्योंकि उस स्टोर रूम में कई लोगों का आना जाना और भी था परिवार के अलावा, और जो उनके कर्मचारी हैं। तो ये जो साजिश वाला है क्या ये काम कर सकता है आगे कहीं? देखिए मनु, इसमें जस्टिस वर्मा ने जो भी तथ्य रखे हैं और शायद मुझे लगता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट हैं जस्टिस उपाध्याय, शायद उनको भी इसमें कुछ गुंजाइश लगी होगी, तभी उन्होंने ये बात बोली है कि इसमें गहरी जांच की जो है ज़रूरत है। क्योंकि जैसा जस्टिस वर्मा ने बोला है कि वहाँ पर जो है उनके जो बंगलो है उसमें जो सर्वेंट हैं, उनका भी एक्सेस है और ज़ाहिर तौर पर ये एक सवाल भी उठता है कि अगर कोई इतनी बड़ी रकम होगी, तो शायद वहाँ पर हर किसी को जाने की इजाज़त ना हो। ये तो अपने तो मतलब आप इसको समझ सकते हैं, ये कोई बहाना नहीं हो सकता है, इस बात में भी दम है और शायद यही वजह भी है कि इतनी जो जाँच को उन्होंने बोला है कि गंभीरतापूर्वक और गहरी जाँच यानी कि डीप उसमें की ज़रूरत मनु है, ये मनु उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसमें मनु एक सबसे बड़ी हाँ बात है, हम बात है सामान्य तौर पे भी अगर आप सोचिए, तो हम लोग कोई मतलब निष्कर्ष पे नहीं निकल रहे या किसी के ऊपर कोई उसको कन्विक्ट नहीं कर रहे या उसको दोषी नहीं मान रहे। लेकिन एक सामान्य जो समझ है, सामान्य जो एनालिसिस है वो ये हो सकती है कि स्टोर रूम है, स्टोर रूम में जहाँ पे ये पैसे जले हुए पाए गए, वो निश्चित तौर पे क्या है कि सर्वेंट्स रहते हैं और एक सर्वेंट जो है अगर वो ऑफिशियल सर्वेंट है तो वो नौकरी कर रहा है, ठीक है? और नौकरी करते हुए एक सर्वेंट जो है कोई भी प्राइवेट बिज़नेस को जो होल्ड नहीं कर सकता, वो उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर मान लीजिए कि 40,000 रुपया कमाने वाला सर्वेंट जो उसकी सैलरी मिलती हो, जो भी मिलती हो, तो अगर उस स्टोर हाउस में पैसे ही मिले और बड़ी मात्रा में मिले, तो निश्चित तौर पे ये स्वाभाविक तौर पे प्राइमा फेसाई तो आप ये मान सकते हैं कि कहीं न कहीं उस सर्वेंट का तो उससे सीधे-सीधे कोई वास्ता नहीं होगा। क्योंकि उसकी सैलरी का आप कैलकुलेशन उठा के देख लीजिए, उसको सैलरी को देखिए कि उसकी सैलरी क्या है। वो प्राइवेट जॉब कर नहीं सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो निश्चित तौर पे बोरों में भरा हुआ इतना बड़ा धन, इतनी बड़ी मात्रा में धन, तो वो तो एक शक तो पैदा करता ही करता है। हाँ, अब नहीं वो दूसरी ठीक है, लेकिन वो जो बचाव में जो उन्होंने दलील दी है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका ये कहना है कि वहाँ और लोगों की भी एक्सेस थी, तो ऐसी जगह मैं अपना पैसा क्यों रखूंगा, ये उन्होंने कहने का सबसे मतलब। बड़ा सवाल ये भी उठाया उसमें कि ये घटना तभी क्यों हुई जब वो और उनकी वाइफ घर पर नहीं थे। तो इसलिए ठीक है, वो उनका पक्ष है, उनको जो भी अपनी बात है वो ज़ाहिर-सी बात है इंक्वायरी होती है या अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी होती है तो पुलिस भी जो है अगर कोई शक के दायरे में भी इंसान होता है तो उससे भी उसके बयान लेती है और जो भी वो बयान देता है उसको दर्ज किया जाता है। तो अभी हमें अच्छा, एक तरफ़ा सोच रखते हुए आगे अपनी बात को नहीं बढ़ाना नहीं चाहिए। अभिषेक सारे दायरे अभिषेक खोल के अभिषेक एक बात और है कि खास तौर से देखिए अगर कि एक पूर्व मुख्यमंत्री आप समझ रहे होंगे जिनके ऊपर आरोप लगा पैसे की कोई रिकवरी नहीं हुई उनको जेल जाना पड़ा जेल से बेल पर बाहर आ गए मतलब पैसे की रिकवरी नहीं हुई यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ की घटना आप देखिए थोड़ी सी उससे अलग है कि पैसे की रिकवरी इन द सेंस कि जला हुआ पैसा देखा जा रहा है और वो जले हुए पैसे की जो वीडियो है वो कहीं और सोर्स से नहीं आया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पे बकायदा उसको अपलोड कर दिया
मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये बात सच है कि उस स्टोर हाउस में जो आग लगी और उसमें जो भी कुछ हुआ वो पैसे ही जले थे, पैसे ही हैं। तो अगर इतनी सारी चीजें हैं तो उसके बाद अगर पैसे की रिकवरी ना होते हुए एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा वो भी है और उसको तिहाड़ जेल जाना पड़ता है, तो उसी तरीके से कि जब पैसा जला हुआ पाया गया, अब तो स्पष्ट तौर पे वो दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना जो है कि पैसे जले हुए पाए गए और बड़ी मात्रा में पाए गए। तो उस बिना पर एक जो शख्स हैं वो उनका रास्ता क्या होगा? वो आखिरकार जो है वो कानून को क्यों नहीं आप जो अपने सवाल उठा रहे हैं, आप ठीक है, आपके सवाल है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपने जो पूर्व मुख्यमंत्री से तुलना की, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री के जो पैसा कनेक्ट करने वाली बात थी, वो एक सोर्स था, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में थी। लेकिन आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो जस्टिस वर्मा है, यहाँ पर अभी हमको पैसे का तो पता है, लेकिन पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा है, ये चीजें जो कड़ियां हैं ये वो गायब है। और जस्टिस वर्मा अभी इस चीज का डिनाइल कर रहे हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो शायद यही वजह भी है कि बहुत जल्दबाजी इसमें नहीं की जा रही है और ना ये निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है कि भाई ये पैसा अगर जहां से बरामद हुआ है उसी का है। तो इसलिए इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है पुलिस की तरफ से भी, और इंक्वायरी भी पुटअप कर दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से भी। तो थोड़ा समय लगेगा, कई चीजें, कई कड़ियां हैं जो जोड़ी जाएंगी। ऐसा भी नहीं है कि वो जो शोरूम है उस पर निगरानी नहीं होगी। आप ये पूरा देखिए, वो जो पूरा प्रीमिसेस है सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में भी है। तो आप अगर देखेंगे तो पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे भी खंगालेगी। तो मुझे लगता है कड़ी तो मिल ही जाएगी, किसका एक्सेस कहाँ रहा है, कहाँ नहीं रहा है। और अगर जस्टिस साहब बोल रहे हैं कि भाई उनका वहाँ पे आना जाना नहीं है उस स्टोर रूम में, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये बात भी स्पष्ट कर दी है कि उस स्टोर रूम में जो एक्सेस है मनु वहाँ पर रहते हैं। तो इससे मतलब थोड़ा सा पैरेलल आप ड्रॉ करिए कि जैसे जल के अंदर मछली पानी कब पी ले और वो कब पानी ना पिए जो है उसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है, जल के अंदर जो मछली। इसी तरीके से ये जो भ्रष्टाचार के जो मामले आते हैं, सामने आते हैं और इस तरीके की परिस्थितियों का निर्माण कर दिया जाता है। मसलन कि स्टोर रूम में पैसा जलता है, उसका वीडियो भी जारी हो चुका है और जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि भाई उस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब एक सामान्य सी बात है कि ठीक है, एक ये संभव है कि जस्टिस साहब जो लगातार जो है अपने सर्वेंट के ऊपर निगाहबानी नहीं कर सकते, निगाह नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी भी अपनी एक प्राइवेसी है, उसको ब्रीच नहीं कर सकते, ये बात सच है। लेकिन ये बात तो दूसरी तरफ ये भी सच है कि पैसे का जला होना, ये भी सत्य बात है। और थोड़ा बहुत नहीं, एक होता है कि भाई ठीक है थोड़े बहुत अमाउंट में पैसे जले, आग लगी और पैसे जल गए। लेकिन ये कि जब बोरे मतलब जो आप देखिए पूरे दृश्य को देखिए, तो निश्चित तौर पे अगर उस तरह का मूवमेंट होगा तो कहीं न कहीं अच्छा दूसरी चीज़ है कि न्यायिक व्यवस्था में बैठे हुए या संवैधानिक व्यवस्था में बैठे हुए लोग होते हैं, वो खुद ही बहुत ज़्यादा वो सेल्फ कॉशियस होते हैं कि इस तरह की कोई घटना ना घटे कि कल को उनके ऊपर आक्षेप लगे। क्योंकि आक्षेप लगने का मतलब है जैसा कि वो अपने दर्द को बयाँ कर रहे हैं कि पूरी जज की लाइफ में क्या है, उसका कैरेक्टर है और उनके कैरेक्टर को, उनकी छवि को इतना ज़्यादा इर्रिपेयरेबल डैमेज हुआ है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि उसकी भरपाई ही नहीं हो सकती। तो जो व्यक्ति इतना सोचता है, जो व्यक्ति इतना सोच रहा है, तो क्या कभी उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई होगी कि इस तरह की कोई घटना घट सकती है? और भाई आग लगना अलग इश्यू है, लेकिन उसमें पैसे का जल जाना और इतनी बड़ी मात्रा में, तो क्या उनके दिमाग में कभी ये भावना नहीं होगी कि इस तरह की भी बात हो सकती है? हाँ, दरअसल ये सवाल जो आप कह रहे हैं, ये जस्टिस उपाध्याय जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी जस्टिस वर्मा से पूछे हैं और खासकर ये पूछा है कि भाई ये पैसा किसका है, इसका स्रोत क्या है। अब जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता है ना कि वो जज क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या दलील दी है, क्या बचाव कर रहे हैं। असल सवाल ये है कि भाई जनता के पास ये इंप्रेशन चला गया है कि नोट मिले हैं, ये तो वीडियो दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो मोहर लगा दी है कि हाँ ये वहां दिखे हैं। तो आम पब्लिक के पास तो यही मैसेज चला गया कि एक कोई ब्लैक मनी है या कुछ और पैसा है, कहाँ से आया कुछ पता नहीं है। जस्टिस उपाध्याय ने भी स्रोत पूछा है इस मामले का कि ये पैसा आया कहाँ से है। तो अगर आम पब्लिक होती, आम जनता होती या एक आम कर्मचारी भी होता, उसके यहाँ भी नोट मिलता,
तो अब तक तो सबसे पहले एक्शन तो ये होता कि तुरंत वो जेल जाता, तो जी जेल उतरा जाता, इन्वेस्टिगेशन बाद में होती कि उसमें था या नहीं था। मतलब अब देखिए भारतीय पूरी एक सिस्टम में ये चीज बड़ी मतलब कंट्रास्ट है कि जब सामान्य आदमी के खिलाफ इस तरह के मामले आते हैं तो उसका पहला ठिकाना ही जेल हो जाता है कि भाई ठीक है चलो तुमको बंद करते हैं, उसके बाद जांच होगी, जो है देखा जाएगा, अगर तुम इनोसेंट होगे तो कोर्ट से जो बरी हो जाओगे। लेकिन जब कोई बड़ी शख्सियतें होती हैं तो उसके बाद नियम कानून इतने तरीके से उसको डिफेंड करने की कोशिश की जाती है, और इसी वजह से कभी कभी मतलब पब्लिक को लगता भी है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय व्यवस्था में ये दोहरा जो एक मानदंड स्थापित हो चुका है वो बड़ा अजीब सा है कि मतलब सामान्य आदमी के लिए एक नया नियम कानून है और जो रसूखदार है उनके लिए अलग। और खासतौर से न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं तो वो तो थोड़ा मामला और गंभीर हो जाता है कि भाई अगर मुझको कल को समस्या परेशानी आई, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ, तो मैं किस आदमी के पास जाऊंगा, और जिस व्यक्ति के पास जा रहा हूं उससे क्या हमको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हाँ, तो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना पड़ा कि भरोसा बना रहे न्याय व्यवस्था पे, और इसीलिए उनको सब चीजें ओपन करनी पड़ी, पब्लिक करनी पड़ी, वीडियो अपलोड करने पड़े। ये बहुत रेयर हुआ है, ऐसा कभी मतलब पहले शायद हमें सुना नहीं गया या देखा नहीं गया कि ऐसा करना पड़ा हो सुप्रीम कोर्ट को। अभिषेक, अब ये सब कुछ इतना कुछ हो चुका है, अब इस मामले में आगे क्या देखते हैं? क्या इतना प्रेशर जो क्रिएट हुआ है, क्या जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देना पड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई प्रोफाइल पैनल भी बना ही दिया है, आगे क्या देखते हैं इस मामले में? देखिए इसमें मनु जो प्रोविजंस हैं वो यही है कि अब जो 3 सदस्यीय जो जांच कमेटी है वो अपनी जो भी रिपोर्ट सबमिट करती है, अगर उस रिपोर्ट में ये आ जाता है कि जस्टिस वर्मा कहीं न कहीं शक के घेरे में हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको ये मशवरा दिया जा सकता है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। अगर वो ये बात नहीं मानते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस्तीफा देने की बात को, तब फिर ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से गुहार लगाए उनके डिसमिसल के लिए। तो इसके बाद साथ ही साथ उनके ऊपर जो है एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जैसा होता है आम, अभी हम बात कर रहे थे, कि सीबीआई को भी ये निर्देश दे सकता है कि भई आप जो है इसमें अपनी जो है रिपोर्ट दर्ज करके इंक्वायरी करें और आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो किया जाए। तो अब ये सब जो है रिपोर्ट में ये सारे प्रोविज़न है, और जस्टिस वर्मा जब तक की जाँच रिपोर्ट पूरी नहीं आ जाती है, जाँच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो संदेह के घेरे में ही हैं, और इसलिए उनको एक तरीके से छुट्टी पर भी भेज दिया गया है, अभी उनको काम करने से मना कर दिया गया है। तो अभी आप समझ के चलिए कि कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जस्टिस वर्मा जब तक की ये जाँच इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो संदेह के घेरे में हैं और अभी वो मुश्किलों में फँसे हुए हैं। तो अभिषेक बता रहे हैं कि जस्टिस वर्मा मुश्किलों में फंसे हुए हैं, और वो मामला इतना बड़ा है कि इसमें आसानी से जो है छूटना मुश्किल है उनका, और कुछ ना कुछ इसका इस मामले में कुछ ना कुछ फैसला होना जरूरी भी है, और तय भी लग रहा है जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, या 3 हाई प्रोफाइल लोगों का पैनल बनाया है। मामला दरअसल न्याय व्यवस्था में शुचिता से जुड़ा हुआ है, न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है, उसमें ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि न्याय व्यवस्था में आम लोगों का भरोसा बना रहे, नोटों के बंडल उसे ढांप न पाए, नोटों के बंडल कहीं मिलें तो वो उस व्यवस्था पे सवाल खड़े होते हैं, दाग लगता है व्यवस्था पे, क्योंकि वो न्याय देने की व्यवस्था है। तो हमारी इस मामले में नजर बनी हुई है, और क्या डेवलपमेंट होते हैं आपको लगातार द फेडरल देश में अपडेट करते रहेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे जो साथी जुड़े हैं ललित राय और अभिषेक रावत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।